नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का गणित सब्जेक्ट का पेपर। सारे पेपर का अपन सॉल्यूशन करेंगे वन बाई वन। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। चार ऑप्शन आपके पास, 1, 2, 4 और 6। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है और उनकी घातों का योगफल। तो सबसे पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 नाम 18, 1 से बचेगा 16 हो जाएगा, उतारने पर 6, तो ये हो जाएगा 2 अंठे 16। इसके बाद दोबारा 2 का भाग जा रहा है, 2 चौक 8, 2 नाम 18, फिर जा रहा है 7 का भाग, 7 सौ 49, फिर 7 का भाग। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंड कैसे हुए। ये हुए 196 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, अर्थात 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, 2 की घात 2 है और 7 की घात 2 है, इनका योगफल। तो ये आ जाएगा 2 + 2 = 4। यानी ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर। द्विघात समीकरण x² - kx + 4 के मूल समान हो तो k का मान पूछ रहा है। k का, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके पास, लेकिन पूछ रहा है मूल समान है, दे रखा है। तो चूंकि किसी भी द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण यानी जिसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0 के, अगर मान लीजिए कोई मानक समीकरण और इसके मूल समान है, के मूल समान हो, तो कंडीशन ये होती है कि जो b² - 4ac होता है विविक्तिकर, इसका मान 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, इसका मान 0 होता है। यहाँ पे b है x का गुणांक, तो ये है -k -4 a है x² का गुणांक 1 और c है अचर पद प्लस का 4 बराबर 0। इसलिए माइनस का है k, तो वर्ग हमेशा प्लस में आएगा, तो k² माइनस, ये देखिए 4 को 4 से गुणा करके 16 गुणा 1 16, तो k² - 16 = 0। इससे k का मान आ जाएगा, k² का मान आएगा प्लस का 16, तो k का मान 16 का वर्गमूल आ जाएगा। अब चूंकि 16 का वर्गमूल दोनों होते हैं +-4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख +-4 की बाई अक्षीय दूरी होगी। 4 ऑप्शन आपके पास। तो किसी भी बिंदु से यदि x अक्ष, किसी भी बिंदु की x अक्ष बाई अक्षीय दूरी पूछे, तो उसका तरीका यह है कि यदि कोई भी बिंदु हो जिसके निर्देशांक x, y हो, उसकी x अक्ष से दूरी होती है y का पॉजिटिव मान, और y अक्ष से दूरी पूछे तो वो होता है x का पॉजिटिव मान। देखिए यहाँ पे सवाल बहुत ही सीधा है, 3 और 4 है। अब x y अक्ष दूरी पूछ रहा है, y अक्ष दूरी मतलब x का मान पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ x का मान है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब इसी सवाल में वो पूछ लेता है कि इसकी x अक्ष से दूरी क्या है, तो वो आ जाता y का मान 4 इस वाले सवाल में। लेकिन ये इस बिंदु में दोनों मान प्लस में दिए हुए, यहां गलती करने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि इसी बिंदु को इस तरीके से दे दे, 3 - 3,4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, इस तरीके का प्रश्न आएगा, तो उसमें पहला ही ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेगा, -3 -4 3 और 4, इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। तो ध्यान इस बात का रखना है, यदि बिंदु के निर्देशांक माइनस में है तब भी, या प्लस में है तब भी, आपको डिस्टेंस निकालनी है तो पॉजिटिव मान ही लेना है। दूसरा, x अक्ष से दूरी निकालोगे तो y का मान आएगा। अब देखिए x अक्ष से दूरी इस बिंदु में y का मान -4 है, लेकिन अपन को प्लस का 4 लेना है, तो प्लस का 4। y अक्ष से दूरी x का मान है तो -3 है, -3 दूरी नहीं होगी, इसका मान आएगा प्लस का 3, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ध्यान रखना, इस टाइप का प्रश्न आता है तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन ही माइनस वाला मिलेगा।
जो कि आप सीधा देख के लगा दोगे यदि थोड़ा सा भी नहीं समझे। 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म, 4 ऑप्शन आपके पास दिए है। अब ये कह रहा है कि इस समीकरण को कौन सा युग्म सेटिस्फाई करता है। तो देखिए यहाँ पर वैसे ही दिख रहा है कि इसमें x का मान 1 रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 11, 8 और 3 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। लेकिन आपको 4 ऑप्शन चेक करने होंगे। देखिए इसका मान ये रखिए, देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3। दूसरा ऑप्शन रख के देखिए, x का मान 2 रखिए इसमें, तो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा y का मान 3 रखेंगे, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी 6 प्लस 6 बराबर 12 आ रहा है, जबकि अपन को चाहिए 11। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार 3,5 रखेंगे, तो x का मान 3, y का मान 5 रखिए इसमें, तो 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा y का मान 5, 3 3 9 और 10, ये हो रहा है 19, जबकि अपन को चाहिए 11। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन में x बराबर 1 और y बराबर 3 रख के देखिए, इसमें रखिए, तो 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा y का मान 3, 3 एकम 3 और 3 2 6, यानी 3 और 6 9 होता है, जबकि अपन को चाहिए 11। तो पहला ऑप्शन रख के देखिए, x बराबर 1 और y बराबर 4, तो 3 गुणा x का मान 1 प्लस 2 गुणा y का मान 4, 3 एकम 3 और 2 4 8, 3 और 8 11, और 11 के बराबर ही क्या आ रहा है, 11। तो ये पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। एक प्रश्न इस तरीके का प्रश्न भी आता है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विविक्तीकरण डिस्क्रिमिनेंट होगा। 4 ऑप्शन आपके पास, 8, 30, 46 और 64। तो अपन को पता है कि किसी भी द्विघात समीकरण जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तीकर या डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। इसलिए यहां से मान रखेंगे, b होता है x का गुणांक, तो ये b का मान है 10, 10 का वर्ग माइनस 4, a होता है x² का गुणांक, ये a, ये b और ये वाला c। तो a 3√3 गुणा c अचर पद √3, ये b² माइनस 4ac का मान होगा। इसको सरल कर लेंगे, 10 का वर्ग होता है 100 माइनस, यहाँ पे देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट देख के आपको घबराना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये √3 है, ये √3 है। इन दोनों को गुणा करेंगे, √3 गुणा √3, ये हो जाएगा अंडर रूट का 9 और इसका मान आ जाएगा 3। तो वैसे ये 4 गुणा 3 पहले से है, तो 12 गुणा 3 यानी 100 माइनस 36, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा आपका 64। तो द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। 18, a, b, समांतर श्रेणी में हो, अर्थात AP में हो, तो a प्लस b यानी बीच वाले दोनों पदों का योगफल पूछ रहे हैं। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि ये कोई AP है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें बीच वाला पद कैसे निकलता है, बाहर वाले दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं, अर्थात 2 प्लस 6/2 यानी 8/2 बराबर 4। इसी प्रकार ये 6 मान निकालेंगे अपन, तो ये कैसे आएगा, 4 को और 8 को जोड़ के, यानी 4 प्लस 8/2, 8 और 4 12/2 यानी 6। यानी किसी भी समांतर श्रेणी में यदि बीच में एक पद है तो वो पद कैसे निकलेगा, बाहर वाले दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग लगाने पर। अब इसको थोड़ा सा और समझिए, बीच में एक पद की जगह मान लीजिए आपसे 2 पदों का योगफल पूछे तो कैसे निकालोगे। देखिए यहां से समझिए, जैसे ये बाहर वाले 2 पद दे रखे हैं और बीच में समांतर श्रेणी के 2 पद हैं, तो ये बीच वाले दोनों पदों का योगफल कैसे आएगा, वो सीधा आ जाएगा बाहर वाले दोनों पदों को जोड़ के, अर्थात 2 और 8 10 बराबर बीच वाले दोनों पद 4 और 6 10। सेम यही प्रोसेस इस सवाल में लगानी है। कैसे कि बीच वाले 2 पदों का योगफल a प्लस b बराबर बाहर वाले दोनों पदों का योगफल यानी 18 प्लस माइनस का 3। तो 18 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 3, 18 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 15, अर्थात
ए प्लस बी दोनों बीच वाले पदों का योगफल का मान आ गया 15। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको उस तरीके से कर सकते हो कि प्रथम पद 18 दे रखा है, तीसरा पद ये चौथा पद -3 दे रखा है, तो प्रथम पद ए होता है। यहाँ पे ध्यान रखना ए बीच वाले पद का भी नाम दे रखा है, उसको आप A1 लिख लेना, और चौथा पद है यानी A1 प्लस 3D कर लेना उसको, A1 प्लस 3D, उससे D का मान आ जाएगा, फिर दूसरा पद आ जाएगा A प्लस D से, और तीसरा पद आ जाएगा A प्लस 2D से। उसके बाद बीच वाले दोनों पदों का मान निकाल के जोड़ सकते हो। लेकिन ये डायरेक्ट तरीका है कि यदि कोई भी समांतर श्रेणी है तो उसके बीच वाले दोनों पदों का योगफल बाहर वाले दोनों पदों का योगफल आता है, और यदि बीच वाला एक पद है तो वो पद आएगा बाहर वाले दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग। 45 डॉट cos 45 का मान होगा, यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे 0 1 2 3, इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मान रखने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये दे रखा है 3 sec 45 गुणा cos 45, और दोनों में थीटा सेम है 45 डिग्री, और चूंकि अपन जानते हैं कि cos 45 बराबर होता है 1/sec 45, यानी थीटा चाहो तो आप थीटा लिख लीजिए यहाँ पे, यानी cos थीटा 1/sec थीटा होता है, या फिर sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी cos और sec एक दूसरे के 1/1 होते हैं, इसलिए फल यानी cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर थीटा का मान सेम है 45, इन दोनों का मान 1 हो जाएगा गुणनफल का मान, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यदि मान लीजिए आप इस तरीके से नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे sec 45 और cos 45 के मान रख दीजिए। दूसरा तरीका ये भी है, 3 गुणा sec 45 का मान होता है √2 गुणा cos 45 का मान होता है 1/√2, √2 से √2 कटेगा, 3 गुणा 1 बराबर 3, अर्थात फिर भी आपका आंसर 3 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी। वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी हो कहलाती है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या का दोगुना ये व्यास होता है, और वो एक जीवा ही होती है, अर्थात ये कोई सर्किल है, ये वृत्त के केंद्र है, इस वृत्त से अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, इस वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती है, लेकिन वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है, इसका मतलब वो त्रिज्या का डबल हो जाएगी, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगी, तो वो कहलाएगी व्यास, अर्थात त्रिज्या का दोगुना या फिर वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे व्यास कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वृत्त की परिधि होगी, ऑप्शन में 11 सेमी, 12 सेमी, 22 सेमी, 33 सेमी और 44 सेमी, अर्थात वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, परिधि पूछ रहा है। तो देखिए अपन को पता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। यदि पाई का मान आपको दे नहीं रखा कि 3.14 लेना है, तो सीधा पाई का मान 22/7 लेना है, तो 2 मान रखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान दे रखा 3.5, अर्थात 7 5 35 यानी 0.5 बार कटेगा, और 0.5 को 22 से गुणा करेंगे, 22 5 110 11, और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 22 सेमी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इस प्रश्न में त्रिज्या देके परिधि पूछा है, हो सकता है वो त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछ ले, तो आपको इस सवाल का तो क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा, इसमें से अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है कि वो व्यास दे, यहाँ पे त्रिज्या नहीं देके व्यास दे, तो पहले आपको त्रिज्या निकालनी है, फिर उसके बाद वो परिधि या क्षेत्रफल कुछ भी पूछ ले। एक प्रश्न ये हो सकता है कि वो परिधि का मान दे देता और क्षेत्रफल का मान पूछ लेता, या फिर वृत्त के क्षेत्रफल का मान दे देता और आपसे वृत्त की परिधि का मान पूछ सकता था। तो ध्यान रखिए इसमें से प्रश्न अच्छा बन सकता है यदि थोड़ा सा भी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है तो घन की भुजा क्या होगी? ऑप्शन है 6 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी और 9 सेमी, 4 ऑप्शन है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और इसका मान सवाल में दे रखा है 486 वर्ग सेमी। तो यहां से देखिए भुजा का स्क्वायर का मान आ जाएगा, 6 का इसमें भाग लग जाएगा
यानी 486 में 6 का भाग देंगे, 6 × 48, 6 कम 6 81। इसलिए भुजा बराबर आ जाएगी √81 यानी ±9 सेमी। अब भुजा है माइनस में आएगा नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 9, क्योंकि √81 का मान दोनों आएंगे, प्लस का भी 9 आएगा माइनस का भी 9 आएगा, लेकिन घन की भुजा है वो माइनस में नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर द 9 सेमी इसका करेक्ट आंसर है। पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चूंकि पासे पर कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 4 से बड़ा अंक सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 5 और 6, तो इसलिए उसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल परिणाम 6, यानी 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, अर्थात 1/3 इस सवाल की प्रायिकता हो जाएगी। अब इस प्रश्न में वो कैसे पूछ सकता है, इसमें 4 से बड़ा की पूछा है, हो सकता है 4 से छोटे की पूछ ले, 2 से बड़े अंकों की प्रायिकता पूछ ले, 5 से छोटे अंकों की प्रायिकता पूछ ले, या फिर एक पासे में सवाल सम विषम भाज्य अभाज्य का भी बनता है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना है। तो चूंकि बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आई हो। अब देखिए इनमें सब में 3 सिर्फ 2 बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, लेकिन ये 4 अंक ऐसा है जो 3 बार आया है, तो इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 4। देखिए इसमें बहुलक पूछा है, इस तरीके के सीधे आंकड़े देके आपसे बहुलक पूछ सकता है, माध्यक पूछ सकता है और माध्य भी पूछ सकता है। तो माध्य x बार और माध्यक m, इस सवाल का आप निकाल के बताओगे कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आता है। एक तो माध्यक और एक माध्य तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न है। तो चूंकि यदि कोई इस तरीके से वृत्त है और उस पर ये उसकी कोई वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त है, इसकी ये एक स्पर्श रेखा है, तो इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये है cos स्क्वायर 45 का मान। तो चूंकि cos 45 का मान होता है 1/√2, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर 45, इसका मान आएगा 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। तो इसका आंसर था 1/2। 2 पासों को एक साथ तो फेंकने पर अंकों का योगफल 7 आने की प्रायिकता। देखिए 2 पासों को फेंकेंगे तो कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे पहले पे एक, दूसरे पे पहले पे एक, दूसरे पे एक, पहले पे एक, दूसरे पे 2, इस तरीके से पहले पे 2, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 2, इस तरीके से यहाँ तक कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 2 पासों एक साथ फेंकना, अंकों का योगफल 7। अंकों का योगफल 7 कब आएगा? जब पहले पे 1 आए, दूसरे पे 6, जब पहले पासे पे 6 आए, दूसरे पे 1, एक तो ये हो जाएगा 1 6, 6, 1। दूसरा पहले पे 2, दूसरे पे 5, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 5, 2। एक है 3, 4, दूसरा हो जाएगा 4, 3। ये कुल संभावित परिणाम आएंगे, अनुकूल परिणाम 6 और बटे कुल परिणाम 36, अर्थात 6/36 यानी 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर यहाँ पे अंकों का योगफल 7 की प्रायिकता पूछा है। प्रश्न चाहे कोई सा भी बना सकता है, अंकों के ऊपर 5 आए, अंकों के ऊपर 12 आए, अंकों के ऊपर 11 आए, इस तरीके से कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता है। 2 पासे वाले सवालों में 2 पासे वाले सवालों में ये पूछ सकता है कि अंकों दोनों पासों पर समान अंक आए। इस तरीके से इसमें बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। 5, 7, 9, x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा? तो चूंकि अपन को पता है कि समांतर माध्य या फिर माध्य x बार बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जब केवल आपको सीधे x के मान दिए हो। अब समांतर माध्य का मान दे रखा है सवाल में 9, तो इसलिए 9 बराबर
आंकड़ों का योग, ये आंकड़े है अपने पास 5 + 7 + 9 + x बटे आंकड़ों की संख्या, ये टोटल नंबर है 4। अब यहां से देखिए ये आएगा 9 बराबर 5 और 7 12 9 21, 21 + x बटे 4। 9 से 4 को बजगुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x + 21 या 21 + x बराबर 9 चौको 36। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 36 - 21 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 36 में से 21 जाएगा तो ये बचेगा 15, अर्थात x का मान आ गया अपना 15 पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। जैसे ये कोई वृत्त है, तो इस बिंदु वृत्त पर ये कोई बिंदु है एक, इस बिंदु से इस वृत्त पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि इस पर एक से ज्यादा ट्राई करेंगे तो या तो ऊपर निकल जाएगी या फिर अंदर चला जाएगा, तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा केवल और केवल एक होगी। बात करें यदि वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पूरे वृत्त की बात करें कि वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर कुल अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि वृत्त एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। और जब एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो अनंत बिंदुओं पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें त्रिज्याएं अनंत हो सकती है, व्यास अनंत हो सकते हैं, जीवाएं अनंत हो सकती है। इस तरीके से इसमें छोटे छोटे कंसेप्चुअल प्रश्न बनते हैं। इसके बाद देखिए, और यदि मान लीजिए वृत्त बिंदु कोई वृत्त के अंदर है तो उससे वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। अगला प्रश्न है 95 तथा 152 का महत्तम यानी HCF क्या है। तो देखिए यहाँ आप कोई से मेथड से कर सकते हो, सीधा आपको आंसर लाना है। तो मैं यूक्लिड विभाजन से करता हूं, क्योंकि इन दोनों में से छोटी संख्या है 95, तो 95 का मैं भाग दूंगा 152 में, भाग जाएगा एक बार, अब देखिए घटाएंगे हो गया तो 5, अर्थात 57 बचा। इससे 57 का फिर भाग देंगे अपन इस 95 में, पहले वाले भाजक में, तो यहाँ भी एक बार भाग जाएगा 57 एकम 57 बचेगा, 15 में 7 गया तो 8, यहाँ रह गया 8, 8 में से 5 गया 3, 38। अब इस 38 का भाग देंगे पहले वाले भाजक में 57 में, तो 38 एकम 38, यहाँ बचेगा 17 में 60 गया 9, यहाँ रहेगा 4, 4 में 3 गया तो 1, 19। अब इस 19 का भाग देंगे 38 में, तो 19 एकम वो 19 दूनी 38, शेषफल 0 बचा। जब शेषफल 0 बच जाए तो जो अंतिम भाजक होता है यही आपका HCF होगा। तो 95 और 152 का HCF 19 आएगा 19। अब इसी प्रश्न को आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। 95 और 152 का HCF 19 ही आएगा। किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 और kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। अब देखिए ये दो रेखाओं के समीकरण हैं, तो इन से अनंत हल की कंडीशन समझने से पहले आपको तीनों कंडीशन समझनी होगी कि यदि इनके अपन मानक रूप ले तो ये मानक रूप होते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यानी a1 a2 x के गुणांक है, 1 है वो पहले समीकरण में x के गुणांक है, और a2 है वो x के दूसरे समीकरण में गुणांक है, b1 b2 क्रम से पहले और दूसरे समीकरण में y के गुणांक है, और c1 c2 क्रम से पहले और दूसरे समीकरण में अचर पद है। अब देखिए, यदि पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात यदि बराबर नहीं आता है तो रेखाओं की प्रकृति, ये रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेगी और इसके संगत हल होंगे, संगत व अद्वितीय, अर्थात हल होंगे इसलिए संगत है, और हल कैसे होंगे अद्वितीय, यूनिक, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। दूसरी कंडीशन यह है कि तीनों का अनुपात समान हो, तीनों का अनुपात समान हो, इसका मतलब रेखाएं हो जाएगी ये आपकी समपाती।
रेखाएं संपाती हुई, अर्थात ये एक ही रेखा के समीकरण होते हैं। एक रेखा के समीकरण को किसी भी कांस्टेंट से गुणा करके दूसरा समीकरण बना दिया जाता है, तो उनमें जो अनुपात निकालोगे तो वो तीनों समान आते हैं। तो रेखाएं संपाती हो जाएगी इससे, अर्थात एक दूसरे को ढक लेगी रेखाएं इस तरीके से, पता नहीं चलेगा एक रेखा या दो। इससे हल संगत होगा, वे अनंत हल होंगे। अनंत का हल कैसे होंगे? क्योंकि एक ही रेखा के समीकरण है वो दोनों, तो उसमें x के आप क्रम से मान रखते चलो y के आते जाएंगे कोई से भी, या फिर y के कुछ भी मान रखते चलो x के मान आते जाएंगे। इस प्रकार वो संगत हल होंगे, लेकिन अनंत हल होंगे। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि उसमें सिर्फ कांस्टेंटों का अनुपात अलग हो। तो यहाँ रेखाएं समांतर होती हैं और हल इसके असंगत होते हैं। असंगत होते हैं इसलिए कोई हल नहीं, अर्थात उसके कोई हल नहीं होते हैं। अब देखिए अपन का प्रश्न है अनंत हल वाली कंडीशन का। अनंत हल का कंडीशन का मतलब यह है कि इनका तीनों का अनुपात तो बराबर आना चाहिए। अब देखिए इसमें कांस्टेंट राशि कुछ भी नहीं तो इसको जीरो मान सकते हैं, अर्थात C1 का मान इसमें जीरो है, इसमें भी कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो इसमें भी जीरो मान सकते हैं, अर्थात C1 बटे C2 तो ऑलरेडी बराबर है। बात यहां आ गई सिर्फ यदि A1 बटे A2 बराबर B1 B2 हो गया तो A1 बटे A2, इसमें A1 बटे A2 बराबर, इसलिए अनंत हल के लिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 मान रखेंगे। A1 x का गुणांक है पहले समीकरण में 3 और A2 दूसरे समीकरण x का गुणांक है k बराबर y का गुणांक है उधर -2 यानी B1 का मान -2 और यहाँ y का गुणांक है 5। ये दोनों बराबर होने चाहिए अनंत हल के लिए, क्योंकि कांस्टेंट तो दोनों में समान है तो वो तीसरा वाला तो समान आ रहा है ऑलरेडी। अब यहां से बच गुणा करेंगे तो इससे मान आ जाएगा अपना -2x बराबर 15, यानी -2x बराबर 15। इससे x का मान आएगा वो हो जाएगा -15/2, अर्थात 15 उधर है 2 का क्या लग जाएगा भाग, तो माइनस आप अंश में लगाओ चाहे में कहीं लगाओ, ये हो जाएगा x का मान -15/2, अर्थात इस मान के लिए इन दोनों समीकरण युग्म का अनंत हल हो। समांतर श्रेणी यानी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो उस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा? क्योंकि अपन को पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के यदि प्रथम पद A हो, सार्वंतर D हो और यदि पदों की संख्या n हो तो इसका nवा पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें दे रखा है n का मान 5 पूछ रहा है तो a एच प्लस 5 - 1 गुणा डी एच, अर्थात A5 पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 और ये डी एच, अर्थात जिस श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो AP का, उसका पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4D। जनरली ये भी होता है कि जितना भी पद पूछा उससे एक कम D से गुणा कर दो सीधा, अर्थात 20वां पद है तो a प्लस 19D, 17वां पद पूछे तो a प्लस 16। कारण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने की श्रीधराचार्य विधि का सूत्र लिखना है आपको। तो चूंकि किसी भी द्विघात समीकरण यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो उसके मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है डायरेक्टली श्रीधराचार्य विधि से, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये क्या है? x के रूप में द्विघात समीकरण, इसलिए x के बराबर आएगा। यदि ये y के रूप में समीकरण होता तो यहाँ y बराबर आता, जहां a बराबर है x² का गुणांक, b बराबर है x का गुणांक और c है अच्छा। तो ये द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य विधि का सूत्र है।